Dear students, today we are going to discuss our fourth lesson. The name of the lesson is Forest Society and Colonism. Dear students, you know that there are many things which are provided by forest or by the tree to us. But due to British rule or due to the Europeans rule in India and in other parts of Europe, the forest society or the society which used to live near the forest or inside the forest or used to collect products from the forest areas were very badly affected. Dear students, between 1700 to 1995, in these 300 years, due to large scale industrialization, 13.9 million square kilometer of forest, or you can say 9.3% of the forest area from the world was cleared for the industrial uses, for cultivation purpose, pastures and fuel wood. Now we would discuss what is deforestation. Dear students, the disappearance of forest in large scale is known as deforestation. It is not a new problem. The deforestation process had started many centuries ago, but during the British rule or during the colonial rule, it became more systematic or in a systematic manner and at large scale. आइए अब हम पढ़ेंगे व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लैंड टू बी इम्प्रूव्ड. बेटा, इन 1600 इंडिया के टोटल लैंड मास में से 1/6 पार्ट वाज अंडर कल्टीवेशन. बट आज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो ज़मीन है उसका 50% के ऊपर कल्टीवेशन होता है. 1/6 मीन्स 16% और हाफ मीन्स 50%. ये सब किसके कारण हुआ? समय के साथ पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, डिमांड फॉर फूड इंक्रीज हुई, जिसके कारण कल्टीवेशन की डिमांड बढ़ी, जिसके कारण फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर किया गया, नई ज़मीन को अंडर कल्टीवेशन लाया गया. इसके पीछे ब्रिटिशर्स के भी रीजन्स थे. वो बेटा कॉमर्शियल क्रॉप्स चाहते थे, लाइक जूट, शुगर, वीट और कॉटन वगैरह चाहते थे. ये सब बेटा हुआ. इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था. इसी प्रकार पॉपुलेशन ग्रोइंग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था. अर्बनाइजेशन भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था. इसी प्रकार ब्रिटिश लोग फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव मानते थे. वो मानते थे ना तो इनसे क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं और ना ही लैंड रेवेन्यू. सो ब्रिटिशर्स ने जो ये फॉरेस्ट एरिया था इसको काटने के लिए लोगों को मोटिवेट किया. पीपल वर मोटिवेट टू कट डाउन द फॉरेस्ट एरियाज सो दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़े और उनके पास लैंड रेवेन्यू भी बढ़े. Then there was demand of sleepers. बेटा, the British power was dependent on their Royal Navy. रॉयल नेवी के लिए, उनकी नेवी के लिए स्ट्रॉन्ग वुड और ड्यूरेबल वुड की रिक्वायरमेंट थी. बट समय के साथ वहाँ पे स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल वुड थी वो ख़त्म होती जा रही थी. सो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड जिस पे वो रूल कर रहे थे, सर्च पार्टीज सेंड की, जिसके द्वारा वो सर्च कर सकें कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे पेड़ काटे जाएं और उनको लकड़ी मिल जाए. इसी प्रकार ब्रिटिशर्स वांटेड द स्लीपर्स फॉर द होल्डिंग द रेल ट्रैक्स. रेलवे लाइनें बिछाने के लिए, उन रेल लाइन को होल्ड करने के लिए बेटा रेलवेज वर एसेंशियल फॉर द कॉलोनियल ट्रेड और उनकी आर्मी के मूवमेंट के लिए. उस टाइम पे जो रेलवे के इंजन थे वो भी सोर्स ऑफ पावर वुड को ही यूज करते थे. इसलिए रेलवे के एक्सपेंशन ने भी बहुत सारे पेड़ कटाए. इसी प्रकार बेटा E.P. स्टबिंग नाम के व्यक्ति ने द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया नामक एक बुक लिखी. लार्ज स्केल प्लांटेशन वाज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफोरेस्टेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. प्लांटेशन में टी, कॉफ़ी जैसी फसलें बोई गई और इसके लिए इंडिया के या यूरोप के जो लोग थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सस्ते रेट के ऊपर ज़मीन दी गई, जिनके द्वारा फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया गया और उसके ऊपर टी एंड कॉफ़ी की प्लांटेशन की गई. देन राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री. कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री इज आल्सो नोन एज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. इन कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री और इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बेटा different type of trees were cut down और one type of trees were grown in straight lines. कि एक ही जगह पे डिफरेंट टाइप के ट्रीज थे वो काटे गए और वहाँ पे स्ट्रेट लाइंस में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज ग्रोन किए गए. इट वाज नोन एज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को स्ट्रॉन्ग और
ड्यूरेबल वुड की रिक्वायरमेंट थी, स्ट्रेट वुड की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए इन्होंने डिफरेंट ट्रीज को कटा के और वन वे के ट्रीज बोए। Dietrich Brandis was a German expert. He was appointed फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। उसकी ड्यूटी ये लगी कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सजेस्ट करेगा कि इंडिया में ट्रीज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और उसने इस बात को रियलाइज़ किया कि लोगों को साइंस ऑफ कंजर्वेशन ट्रीज़ का सिखाया जाए। उसने कहा कि लोगों के द्वारा पेड़ काटने से रोकने के लिए मॉरल वैल्यूज के साथ साथ लीगल वैल्यूज या लीगल वेज को भी डेवलप किया जाए। देन आप देखेंगे इंडिया में 1864 में फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप हुआ। 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हुआ। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में सेटअप हुआ। टुडे इट इज़ नोन एज इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और साइंटिफिक फॉरेस्ट में हमने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़ काटे जाते थे और वन टाइप ऑफ ट्रीज़ जैसे टीक साल के पेड़ एक स्ट्रेट लाइन में बोए जाते थे। इससे पहले आपने देखा होगा झूम कल्टीवेशन होती थी और झूम कल्टीवेशन के लिए भी ट्रीज़ काटे। जो 1865 में फॉरेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया बना, इट वाज अमेंडेड 2 times ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन 1878 और इन 1927। अकॉर्डिंग टू 1878 एक्ट द फॉरेस्ट वर कैटेगराइज्ड इन 2 categories, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। जो बेस्ट ग्रोइंग फॉरेस्ट थे वो रिजर्व फॉरेस्ट थे। विलेजेस कुड टेक एनीथिंग, गांव वाले इन फॉरेस्ट से कुछ भी चीज़ ले सकते थे। किससे? विलेज फॉरेस्ट से। बट दे वर कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम द रिजर्व फॉरेस्ट, चाहे घर बनाना हो चाहे फ्यूल के लिए। अब लोग इसके द्वारा कैसे प्रभावित हुए? आपने देखा होगा फॉरेस्टर्स के लिए वो ट्रीज इंपॉर्टेंट थे जहाँ पे स्ट्रेट ट्रीज हों, स्ट्रॉन्ग वुड हो, ड्यूरेबल वुड हो, स्ट्रेट लाइन्स हो। जबकि गांव वालों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज फ्रूटफुल थे, फ़ायदेमंद थे, ताकि वो एज ए फ्यूल, एज ए फोडर, एज ए लीफ उनको यूज कर सकें। इस प्रकार दोनों के बारे में अलग अलग थिंकिंग थी। आप देखते हैं जो गांव वाले लोग थे वो फॉरेस्ट से ग्रेजिंग कर लेते थे, तेंदू लीव्स वगैरह पिकअप करते थे और भी बहुत सारे जंगली फ्रूट्स वगैरह गेन करते थे। बट जैसे जैसे फॉरेस्ट एक्ट आए उनके पास जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था ये भी बैन हो गया। अब आपको कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे प्रभावित हुआ? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? टू कट डाउन ट्रीज फ्रॉम द वन एरिया और उसके ऊपर फिर अगले कुछ वर्षों पे फसल बोई जाए। इट वाज नोन एज, या क्रॉप हार्वेस्टिंग हो, इट वाज नोन एज झूम कल्टीवेशन। और एक ही प्लेस पे 4-5 ईयर्स क्रॉप होने के बाद में उसे 10 से 12 साल के लिए फैलो मीन्स लेफ्ट अनकल्टिवेटेड कर दिया जाता था, सो दैट अपने यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर सके। डिफरेंट नेम्स ऑफ झूम इन साउथ इन ईस्ट एशिया, झूम कल्टिवेशन इज नोन एज लदिंग। इन सेंट्रल अमेरिका इट इज़ नोन एज मिल्पा। इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इट इज़ नोन एज चिटमिनेट तवे। इन श्रीलंका इट इज़ नोन एज चेना। इन इंडिया इट इज़ नोन एज दया, पेंडा, बेवार, नेवद, झूम, पोडू, कोमरी एंड खानदन। इसी प्रकार आप देखेंगे लोगों के बीच में बड़े डिस्प्यूट्स हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ब्रिटिश लोग ये मानते थे कि झूम कल्टीवेशन के कारण फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं। एक्स्ट्रा फायर, जब पेड़ काट के जलाए जाते थे तो उससे एक्स्ट्रा फायर का खतरा है और ब्रिटिशर्स को अपनी लैंड रेवेन्यू की कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब फॉरेस्ट एक्ट आ गए तो कौन हंटिंग कर सकते थे? छोटे लोग बिल्कुल, गरीब लोग बिल्कुल हंटिंग नहीं कर सकते थे। बड़े बड़े लोग हंटिंग कर सकते थे, जिसमें जॉर्ज यूल, लॉर्ड रीडिंग वगैरह के एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अब कुछ नए ट्रेड्स भी शुरू हुए। जब लोगों को फॉरेस्ट से पहले प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते थे वो बैन कर दिए गए। अब बड़ी बड़ी कंपनीज़ को फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करने के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई। ऐसी एक कम्युनिटी थी, फॉरेस्ट कम्युनिटी, जो कि बेगा थी, जो कि सेंट्रल इंडिया में पाई जाती थी। ऐसे ही आप देखेंगे कि इनके कारण कौन लोग इफेक्ट हुए। आप पाएंगे असम में संथाल्स लोग, झारखंड में ओरांस लोग और छत्तीस में गोंड लोग बेटा ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन हुई से बड़े प्रभावित हुए। इसी प्रकार फिर आप पढ़ेंगे रिबेलियन इन फॉरेस्ट। यहाँ पे बस्तर में 1910 में एक रिबेलियन हुआ, एक बड़ा विद्रोह हुआ। बस्तर आज की डेट में छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। इसका बॉर्डर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र से टच है। बस्तर का जो सेंट्रल पार्ट है वो प्लेट्यू से बना हुआ है। यहाँ पे इंद्रावती रिवर, गोदावरी रिवर फ्लो करती है। इंद्रावती रिवर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। यहाँ पे डिफरेंट फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ रहती हैं, लाइक ध्रुवाज,
भतराज, हल्ब्स, ये डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, बट इनकी कस्टम्स और जो इनके बिलीफ्स हैं वो कॉमन है। ये लोग इस चीज़ में बिलीव करते थे कि हर गांव को भगवान ने लैंड, वाटर, अर्थ दिए हैं, बदले में वो लोग एज ए क्रॉप फेस्टिवल या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचर की वर्शिप करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को इनको कंट्रोल करने की कोई ही ज़रूरत नहीं है कि नेचर ने हमें अर्थ दी है, प्लांट्स दिए हैं, हम बदले में इनको वर्शिप करते हैं। लाइकवाइज हर गांव की अपनी बाउंड्री फिक्स थी, उसके अपने फॉरेस्ट एरिया फिक्स थे, वो वहाँ से कोई चीज़ नहीं ले सकते थे बट दूसरे गांव के लोग। बट सपोज करो हम एक गांव से उस समय होते, बिलोंग करते, हमारे गांव के फॉरेस्ट में, इन आवर विलेज फॉरेस्ट कोई पर्टिकुलर थिंग हमें अवेलेबल नहीं होती, तो हम दूसरे गांव के फॉरेस्ट से, विलेज फॉरेस्ट से कुछ चीज़ें ले सकते थे, बट उसके लिए हम एक स्मॉल अमाउंट पे करते थे, दैट वाज नोन एज देवसारी, ढांड और मान। अब फियर ऑफ पीपल, बस्तर रीजन में 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2/3 फॉरेस्ट को रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। इससे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन होगा, हंटिंग बैन होगी, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट बैन होगा। इससे बस्तर के लोग बहुत चिंतित हुए। कुछ गांव वालों को जरूर रिजर्व फॉरेस्ट में अलाउ किया गया रुकने के लिए, यदि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वुड कटिंग और ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते थे। ये फॉरेस्ट विलेज कहलाने लगे, बाकी औरों को नहीं था ऐसा। और ऊपर से कुछ पर्टिकुलर ईयर्स ऐसे आए जिसमें टेरिबल फेमिन्स हुई, क्रॉप फेल्योरिंग हुई, और 1905 में जो रिजर्वेशन सजेस्ट हुआ उससे लोग बड़े चिंतित हुए। इस प्रकार 1910 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बस्तर के जो ट्राइबल लोग थे और जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने फॉरेस्ट के रिजर्वेशन का प्रोटेस्ट किया। उन लोगों ने एक मोमेंट चलाया, रिवोल्ट चलाया, जिसके सिंबल मैंगो बोग, लंप ऑफ अर्थ, चिल्लीज, एरोज थे, जो वन विलेज टू अनदर विलेज फॉरवर्ड किए गए और लोगों को ये मैसेज दिया गया कि रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है। ये रिवोल्यूशन कई मंथ चली। ये रिवोल्ट जो बस्तर का था 1910, ये कई दिन चला, बट एट लास्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्रैश करने में सक्सेस हुई। बट ये जो रिवोल्ट करने वाले लोग थे उनके लिए ये एक बड़ी जीत भी थी कि समय विशेष के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फॉरेस्ट का बस्तर रीजन में रिजर्वेशन करना था वो कैंसिल कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉरेस्ट सिस्टम इन जावा। जावा इज ए स्मॉल island in Indonesia. Earlier it was famous, it is today famous for rice production, but earlier it was covered by forest. यहाँ पे डच लोग, नीदरलैंड या हॉलैंड के लोग डच कहलाते हैं, वो यहाँ पे रूल करते थे। इन्होंने भी इंडिया की तरह फॉरेस्ट सिस्टम को लागू किया। ये लोग भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लागू किया। Then we are going to discuss about Klungs. Who were Klungs? Klungs were a community of skilled forest cutters and shifting cultivators. ये बड़े important लोग थे। जब 1755 में माताराम किंगडम का डिवीज़न हुआ दो ग्रुप्स में, तो 6000 Klung families were equally divided into 2 kingdoms. उनकी एक्सपर्ट नॉलेज के बगैर it was quite difficult to harvest the teak forest or for the things किंग्स अपने पैलेसीज को बनाने में असक्षम थे। देन डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज वर कट डाउन एंड वन टाइप ऑफ ट्रीज वर ग्रोन, जिसकी वुड थी वो स्ट्रेट थी, स्ट्रॉन्ग थी, ड्यूरेबल थी और टिकाऊ थी। अब आगे चल के गाँव में जो फॉरेस्ट थे उनमें लोगों को फ्री कटिंग ऑफ ट्रीज, उसके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते थे, तो उनके ऊपर बेटा रेंट्स नहीं लिए जाते थे। देन सेमिन्स चैलेंज, सेमिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति था, उसके विलेज में बहुत सारे, उसके गांव के इर्द गिर्द बहुत सारे टीक फॉरेस्ट थे। वो क्या कहता था कि जो अर्थ है, ये विंड है, ये वाटर है, ये वुड है, भगवान ने बनाए हैं, इसलिए गवर्नमेंट का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सेमिन के इस सिस्टम में उसके सन इन लॉज ने मदद किया। 3000 फैमिलीज इसके साथ कनेक्ट हो गए, और जब गाँव वाले इनके यहाँ पे जब फॉरेस्ट सर्वे करने आए तो इन्होंने इन ट्रीज को काटने नहीं दिया। देन वार एंड डिफॉरेस्टेशन, वार मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। इन 2 वर्ल्ड्स वार में फॉरेस्ट का क्या नुकसान हुआ आपने देखा होगा। वर्किंग प्लान मीन्स कितने ट्रीज काटे जाएं ताकि लंबे समय तक वो मेंटेन रहें, और कितने रीप्लांट किए जाएं, ये वर्किंग प्लान्स थी। बट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, इन सब को रोक दिया गया, और ट्रीज को ब्रिटिश वार नीड्स को पूरा करने के लिए बड़ी बेदर्दी से, बड़ी केयरलेस वे से काटा गया। इसी प्रकार जापानीज लोगों ने किया। अभी हमने पढ़ा था कि डच लोग हैं वो जावा में रूल कर रहे थे।
डच लोगों ने बहुत सारे ट्रीज को काट के वुड्स का स्टोर लगा रखा था। बट जैसे ही जापानीज वहाँ पे पहुँचे, डच चाहते थे कि उनके हाथ में ये कलेक्टेड वुड स्टोर हाथ ना लगे, इसलिए उन्होंने एक स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी फॉलो की। इसके तहत उन्होंने बड़े बड़े लकड़ी के स्टोर थे, लोग्स काट रखे थे, पीस थे, उनको जला दिया। बट जापानीज ने जब वहाँ पे पहुँचे अपनी वॉर इंडस्ट्रीज़ के लिए इन मटेरियल्स को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने जावा में लोगों को मोटिवेट किया, विलेजर्स को, कि आप लकड़ी काटिए, इससे आपको कल्टीवेशन के लिए फील्ड्स मिलेंगे और हमारी वॉर नीड्स कंप्लीट होंगे। इस प्रकार इट वाज वेरी वेरी डेंजरस फॉर फॉरेस्ट। ओके।